मॉर्निंग। आवाज आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टॉपिक क्या था जरा बताएंगे? गुड मॉर्निंग सीमा जी। ब्लड, चलिए। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ब्लड ब्लड की शुरुआत करनी है हमको। ब्लड फॉर्मेशन, तो ब्लड की कल इंफॉर्मेशन हो गई थी कि जो ब्लड्स होते हैं इनकी जो स्टडी होती है हेमेटोलॉजी हम बोलते हैं। यह एक क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक होता है जिनका पीएच 7.4 से 7.5 के बीच में होता है। अमाउंट इसका हम लोग कल डिस्कस किए थे 5 से 6 लीटर, बट रियल अमाउंट जो होता है वो बाय वेट ऑफ 7 to 8% होता है। मेन वर्क जो होता है ब्लड का वो ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थों का परिवहन करने का होता है। और कल हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि रुधिर फेफड़े में शुद्ध और वृक्क में क्या होता है? स्वच्छ होता है। ठीक है, तो अगर हम ब्लड की फॉर्मेशन की बात करें, ब्लड फॉर्मेशन, तो जनरली हमारे दिमाग में आता है कि जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? बोन मैरो, यानी इसको हम बोलते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है ना? जो हमारे शरीर में जितनी भी लंबी हड्डियां होती हैं, तो सभी लंबी हड्डियों के अंदर जो खोखले पार्ट होते हैं उनके अंदर मांसल भाग होता है। उसी मांसल भाग को हम बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा से ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। बट ये जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है थोड़ा सा हम और देखेंगे इन एम्ब्रियो, यानी कि जब बच्चा मां के पेट में होता है, भ्रूणी अवस्था में, चाइल्ड कंडीशन में और एडल्ट अवस्था में। तो जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो आपके शरीर में बेसिकली वो 3 अंगों द्वारा होता है। उसमें पहला अंग है आपका लीवर, दूसरा अंग है आपका स्प्लीन और तीसरा अंग है आपका बोन मैरो। तीनों में यही पार्ट, लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो। लीवर को हम बोलते हैं यकृत, कलेजी, है ना? चिकन खाने वाले जानते होंगे यकृत। स्प्लीन को हम बोलते हैं प्लीहा, छोटा सा ब्राउनिश अंग होता है। और बोन मैरो को तो हम बोलते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, अब जो हमारा भ्रूणी अवस्था होती है, जब बच्चा मां के पेट में होता है, एक चीज बस आप जान जाइएगा कि ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो से होता है। सिंपल चीज, ठीक है? ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो से होता है। लेकिन बोन मैरो के अलावा प्लीहा और लीवर भी होते हैं जो ब्लड को बनाते हैं। तो जो बोन मैरो होती है, अगर हम एम्ब्रियोनिक अवस्था में होते हैं, भ्रूणी अवस्था में होते हैं, तो मां के गर्भ में बच्चे के अंदर सबसे अधिक ब्लड का फॉर्मेशन स्प्लीन से होता है, देन फिर लीवर और देन फिर बोन मैरो से। प्रारंभिक अवस्था में कौन? स्प्लीन, देन लीवर और देन फिर बोन मैरो। लेकिन जब बच्चा जन्म ले लेता है, तो जन्म लेने के बाद ब्लड का फॉर्मेशन जो सबसे अधिक होता है वो अचानक लीवर से तेज होता है, फिर बोन मैरो से होता है और फिर आपका स्प्लीन से होता है। ठीक
लेकिन जब बच्चा एडल्ट अवस्था में होता है तो एडल्ट अवस्था में सबसे अधिक ब्लड का फॉर्मेशन किससे होता है? बोन मैरो से होता है। बोन मैरो के बाद फिर दूसरे पोजीशन पे आपका लीवर आता है और तीसरे पोजीशन पे आपका स्प्लीन आता है। ठीक है, तो अब जो आपका ब्लड फॉर्मेशन है, तो ब्लड फॉर्मेशन में आप ज्यादा दिमाग मत दौड़ाइएगा, सिर्फ इतना जानिएगा कि हमारे अंदर रुधिर का निर्माण किससे होता है? अस्थि मज्जा से होता है। तो अस्थि मज्जा के अलावा भी जहां से ब्लड बनता है वो है हमारी प्लीहा और वो है हमारा लीवर। एम्ब्रियोनिक अवस्था में सबसे अधिक ब्लड का फॉर्मेशन प्लीहा से होता है। चाइल्ड स्टेज में ब्लड का फॉर्मेशन लीवर से होता है और एडल्ट अवस्था में ब्लड का फॉर्मेशन किससे होता है? बोन मैरो से होता है। और सबसे अधिक इन सभी में अगर कंडीशन हम देखा जाए तो 90% से अधिक जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो हमारे बोन मैरो से होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारी ब्लड के फॉर्मेशन की, क्योंकि ब्लड को निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो अधिक संख्या में होती हैं हमारे अस्थि मज्जा। ठीक है, अब ब्लड फॉर्मेशन के बाद दूसरी चीज आती है कि ब्लड के डिफरेंट पार्ट, यानी हम ये कहें कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड में क्या क्या होता है। ठीक है, जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है यानी रुधिर का जो निर्माण होता है, रुधिर का निर्माण साधारणतः हम एक शब्द जानते हैं अस्थि मज्जा, तो रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा से ही होता है, इतना जानिएगा। लेकिन अस्थि मज्जा के अलावा प्लीहा भी हैं और यकृत भी हैं जहां से रुधिर का निर्माण होता है। जब आप मां के गर्भ में होते हो तो सबसे अधिक रुधिर का निर्माण प्लीहा से, फिर लीवर से और फिर बोन मैरो से होता है, क्योंकि बच्चा जब एम्ब्रियोनिक अवस्था में होता है, हाँ, ब्लड का फॉर्मेशन सभी एनिमल्स में होता है लेकिन उनके जो कंटेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब जो चाइल्ड अवस्था में है, चाइल्ड अवस्था में ब्लड का मैक्सिमम फॉर्मेशन आपके लीवर से होता है, देन फिर बोन मैरो से होता है और देन फिर स्प्लीन से होता है। एडल्ट में सबसे अधिक ब्लड का फॉर्मेशन आपके बोन मैरो से होता है और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेड बोन मैरो। ठीक है ना, लाल अस्थि मज्जा बोलते हैं इसको, जहां से ब्लड का फॉर्मेशन। अब जो ब्लड के हम नेक्स्ट पे चलेंगे कि ब्लड में होता क्या क्या है। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड के भाग कितने होते हैं, है? तो ब्लड को, रुधिर को बेसिकली दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसका जो 55% पार्ट होता है, ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे, चलिए मैं भी बता दूंगा तो आप लोग भाग आएंगे। 55% जो पार्ट होता है वह लिक्विड होता है, जिसको हम बोलते हैं ए सेलुलर और कोशिकीय। क्लियर, 55% पार्ट ए सेलुलर होता है, लिक्विड होता है और इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा होती है, इस प्लाज्मा में भी 90% पार्ट क्या होता है? वाटर होता है। 8% भाग क्या होता है? प्रोटीन होता है और 2% भाग क्या होते हैं? अदर सब्सटेंस, अन्य पदार्थ होते हैं।
अब इस प्रोटीन में पहला प्रोटीन है आपका प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा है फाइब्रिनोजन, तीसरा है एल्ब्यूमिन और चौथा है ग्लोब्यूलिन। ठीक। अन्य पदार्थों की अगर हम बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ और दूसरा एक्सक्रीटरी यानी उत्सर्जी पदार्थ। ठीक। तो कार्बनिक पदार्थ में आपके आएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट। अकार्बनिक पदार्थ में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, साल्ट। और एक्सक्रीटरी पदार्थ में आपके आ जाएंगे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक। यानी कि जो इसका 55% पार्ट होता है, ठीक है, इसका जो 45% पार्ट होता है, ये 45% पार्ट इसका होता है सॉलिड, और सॉलिड पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं सेलुलर, कोशिकीय भाग। और इसी कोशिकीय भाग को कहा जाता है कार्बसेल्स। इसको हिंदी में हम बोलते हैं कणिका। ठीक। ओके। आइए हाँ बताता हूं। जो हमारा ब्लड है, जो ब्लड के संगठक है, ब्लड में क्या क्या होते हैं, तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास 100 मिलीलीटर ब्लड है, तो इस 100 मिलीलीटर ब्लड में, ठीक है, इस 100 मिलीलीटर ब्लड में 55 मिलीलीटर ब्लड क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है। 55 मिलीलीटर ब्लड, एक मिनट में क्लियर करता हूं। थोड़ा साइड, अब ठीक है। हाँ बता रहा हूँ इंद्रजीत। आइए,
हमारे ब्लड का पार्ट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो जो ब्लड होता है हमारा दो भाग में बेसिकली डिवाइड होता है। इसका जो तरल भाग लिक्विड भाग है उसको हम बोलते हैं ए सेलुलर, और इसका जो सॉलिड भाग होता है उसको हम बोलते हैं सेलुलर। सेलुलर को हम बोलते हैं कार्बसेल्स या कणिकाएं, और ब्लड का यही भाग जो होता है वो कोशिकीय भाग होता है। यानी ब्लड का जो सेल्स होता है वो कौन सा होता है, कार्बसेल्स, कणिकाएं होती हैं। अब जो इसका लिक्विड पार्ट है, तरल भाग है, क्योंकि लिक्विड है, निर्जीव पदार्थ है ये, इस वजह से इनको हम बोलते हैं अकोशिकीय भाग। तो अकोशिकीय भागों को ही हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्लियर? अब ये जो प्लाज्मा होता है, टोटल ब्लड का कितना होता है, 55%। अगर हमने मान लीजिए 100 मिलीलीटर ब्लड लिया, तो उस 100 मिलीलीटर ब्लड में 55 मिलीलीटर पार्ट क्या होगा, प्लाज्मा होगा, और 45 मिलीलीटर क्या होगा, कार्बसेल्स होंगे। ठीक है? अब ये जो 55 मिलीलीटर आपका प्लाज्मा है, इस 55 का 90%, टोटल का 90% नहीं, ये जो प्लाज्मा है कितना, 55% है ना, तो इस 55% में भी 90% क्या है आपका, वाटर है, 8% क्या है, अम्ल है, और 2% क्या है, अन्य पदार्थ। ध्यान से समझिएगा, ये जो 55% आपका तरल है, लिक्विड है, इस 55% में भी मैक्सिमम 90% क्या है आपका, वाटर है। ठीक है? और 8% प्रोटीन है और 2% आपका अन्य पदार्थ है। तो जो ये 8% प्रोटीन है, इस 8% प्रोटीन में 4 प्रकार के मेन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। 4 प्रकार के मेन प्रोटीन पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। ठीक? और जो 2% अन्य पदार्थ हैं, इस 2% अन्य पदार्थ में कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, अकार्बनिक पदार्थ, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सॉल्ट, एंजाइम्स वगैरह, और उत्सर्जी पदार्थ, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड वगैरह। ये सब भी किसमें होते हैं, आपके प्लाज्मा में होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये सब पदार्थ बनते तो कहीं और हैं। जैसे यूरिया का निर्माण हमारे यकृत में होता है, सारे प्रोटीन आप जो यहाँ पे देख रहे हो, ये सब कहां बनते हैं, आपके यकृत में, लेकिन रहते कहां पे हैं, प्लाज्मा में। ठीक है ना? तो अब ये जो प्लाज्मा पार्ट होता है, इस प्लाज्मा में मैं अगेन फिर बता दे रहा हूं, लोगों ने पूछा था 90%, तो ये मत समझ लेना कि पूरे ब्लड में 90% पानी ही होता है, नहीं। जो इसका 55% पार्ट जो लिक्विड होता है, उस 55 का 90% क्या होता है, वाटर होता है। 8% प्रोटीन और 2% आपके अन्य पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। ठीक है? ये प्लाज्मा की कंडीशन हो गई, यानी पूरे ब्लड का 55% क्या है, आपका प्लाज्मा। ठीक? अब दूसरे पे चलते हैं, 45% जो सॉलिड पार्ट होते हैं, और सॉलिड पार्ट को ही हम बोलते हैं कोशिकीय भाग। ठीक है? अब ये जो कोशिकीय भाग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी ब्लड में जो कोशिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक? लिख लिया आप लोगों ने इसको? अगर नहीं भी लिखे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है? साइटोलॉजी का भी, जेनेटिक्स का भी, और ब्लड का भी, और अभी जो आपके आगे जितने भी क्लास चलेंगे उसके पहले ही हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए, आप लोग पढ़ भी लेंगे और हमको भी डिक्टेट करने में आसानी होगी, क्योंकि लिखना कम पड़ेगा। 45 के नीचे लिखा है कार्बसेल्स, कणिकाएं। ठीक है? CORPUSCLES, कणिकाएं। ठीक है ना? तो आज शाम तक या कल, लेकिन वो क्या बोलता है, हैंड रिटन नोट्स है, आपको मिलेगा। हाँ, उसमें टोटल है जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, जो लिखा रहा हूं, ये अपनी हैंड राइटिंग नोट्स है। ठीक है ना? उसमें कुछ मिस्टेक्स बस मात्रा की हो सकती है, अदरवाइज कोई मिस्टेक्स नहीं है उसमें। ठीक है?
ए ई आई ओ यू का भी थोड़ा वो, हाँ हिंदी में है, हिंदी में, ठीक है, हिंदी में ही है वो। मैंने कल भेज दिया है दोनों टॉपिक का, और आज मैं ब्लड का भी भेज दूंगा। तो आपको सारे नोट्स आपको क्लास के एक दिन पहले ही प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आज भर की प्रॉब्लम है, आज के बाद आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ओके, चलिए अब कार्सल्स में हम लिखते हैं, देखते हैं। तो जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहले को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, मेरी हैंड राइटिंग दोनों खराब है, हिंदी की भी है और अंग्रेजी की भी है, ठीक। चलिए आइए, मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा, क्योंकि आपका व्हाइट बोर्ड छोटा है, अब इस व्हाइट बोर्ड पे आएगा भी नहीं। अब जो हमारा ब्लड कार्सल्स है, जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, दूसरे को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, और तीसरे को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि 3 प्रकार की रुधिर कोशिकाएं होती हैं। एक को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, दूसरे को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, और तीसरे को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स को ही बोला जाता है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स को बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स, और थ्रोम्बोसाइट्स को बोला जाता है प्लेटलेट्स। ठीक, और इसको हम बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, इसको हम बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, और प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं बिंबाणु, ठीक है। आज तक किसी भी एग्जाम में बिंबाणु टर्म नहीं इस्तेमाल हुआ, जहां भी हुआ है प्लेटलेट्स ही हुआ है। तो जो हमारी 45% जो ठोस कोशिकीय भाग होता है ब्लड का, उसको हम बोलते हैं कणिकाएं। कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, और बिंबाणु प्लेटलेट्स, क्लियर। अब इन तीनों में बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है कि आरबीसी में भी केंद्रक नहीं होता है और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है। इन दोनों में केंद्रक नहीं होते हैं। केंद्रक सिर्फ किस में पाए जाते हैं? डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं में। और डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं में जो केंद्रक होते हैं उनमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पिंड लाइक स्ट्रक्चर कहीं कहीं होते हैं। और इसी स्ट्रक्चर के आधार पर डब्ल्यूबीसी को अगेन 2 भागों में बांटा गया है। एक को हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरे को हम बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरे को हम बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक। अब ए ग्रेन्युलोसाइट्स में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होती हैं। पहले को हम बोलते हैं इओसिनोफिल, दूसरे को हम बोलते हैं बैसोफिल, और तीसरे को हम बोलते हैं
न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स के दो टाइप्स के हैं सेल्स, lymphocytes and monocytes। WBC के केंद्रक में क्या पाया जाता है? जो नॉर्मली केंद्रक में होता है वो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, कणकी जैसे स्ट्रक्चर, कणिका जैसी संरचना। नहीं, रेड ब्लड सेल में केंद्रक नहीं होता, व्हाइट में होता है। हो गया? आइए अब चलते हैं हम थोड़ा सा। तो ब्लड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ब्लड के दो भाग, पहला 55% पार्ट इनका क्या था? लिक्विड था, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। यही था ना? ठीक। तो ब्लड के दो भाग, 55% पार्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मा, 45% भाग को हम बोलते हैं रुधिर कोशिकाएं या रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। तो कणिकाएं तीन प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और दूसरा पार्ट आपका ये है प्लाज्मा। अब ये जो चैप्टर है आपका बेसिकली ब्लड से जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो क्वेश्चन पुटअप ये होते हैं कि ब्लड का कौन सा पार्ट क्या काम करता है, मेनली ये पार्ट। ठीक है, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसे प्लाज्मा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ब्लड का। आप जो कुछ भी खाते पीते हो या आपके अंगों के द्वारा जो कुछ भी बनाया जाता है, जैसे मैक्सिमम प्रोटीन का निर्माण हमारे कौन करता है? यकृत। लेकिन प्रोटीन तो बन रहा है आपके लीवर में, लेकिन जरूरत क्या है? दूसरे अंगों को। ठीक है, अभी डब्ल्यूबीसी को फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एक एक पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, सब चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आप घबराइए मत अभी। तो जितनी भी आपके शरीर में पदार्थ बनते हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब के सब प्लाज्मा के माध्यम से ही क्या होती हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपके शरीर में ट्रेवल करती है। ठीक है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो। प्रोटीन बनाया आपके लीवर ने, जरूरत किसको है? आपके हार्ट को है। तो वो पदार्थ कहां जाएगा? ब्लड में। ब्लड से कहां जाएगा? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा की वजह से ही, प्लाज्मा के थ्रू, क्योंकि प्लाज्मा ही क्या है? ब्लड का भाग है। तो कोई भी पदार्थ आपके शरीर में प्लाज्मा के कारण ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर शरीर में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो हम एक एक पार्ट की अभी स्टडी करते हुए चलेंगे। तो पहला पार्ट जो है हमारा, वो है प्लाज्मा।
ठीक। तो फर्स्ट स्टडी हम किसकी कर रहे हैं? प्लाज्मा की। और प्लाज्मा में हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें 90% क्या है? वाटर। खुद प्लाज्मा का परसेंटेज कितना है? 55% है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस 55% का 90% आपका वाटर। क्लियर? 90% वाटर, 8% क्या है? प्रोटीन, और 2% क्या है? अदर सब्सटेंस। ठीक है, 2% आपका अदर सब्सटेंस। अब ये जो 90% वाटर है, बार बार लोग पूछ रहे हैं, ये जो 90% वाटर है इस 55% का पार्ट है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इसको। टोटल ब्लड का 90% नहीं है। जो ब्लड में 55% आपका प्लाज्मा है, उस 55% का भी 90% पार्ट क्या है उसमें? वाटर। ठीक है। अब ये जो 8% यहां पर प्रोटीन है, इस 8% प्रोटीन में 4 प्रमुख प्रोटीन है। पहला है आपका प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा है आपका फाइब्रिनोजन, तीसरा है आपका एल्ब्यूमिन, और चौथा है आपका ग्लोब्यूलिन। 4 प्रकार के प्रोटीन। ठीक है। अदर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो अदर सब्सटेंस में आपके ऑर्गेनिक को हम बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट। इनऑर्गेनिक की बात करें, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सॉल्ट, एंजाइम्स, हार्मोन्स, और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस की बात करें, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह। ठीक है, अमोनिया ही लिख दीजिए, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है। तो अब ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में जो आप देख रहे हो 8% जो प्रोटीन है, इन सभी प्रोटीन का जो निर्माण होता है, इन सभी प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो आपके लीवर यानी कहां होता है? यकृत में होता है ना। यकृत में होता है, और यकृत में होने के बाद ये सब प्रोटीन कहां उपस्थित हो जाते हैं? प्लाज्मा में उपस्थित हो जाते हैं। और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा एक तरीके से रुधिर का आधार भाग होता है, यानी ब्लड का जो बेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा रुधिर का आधार भाग होता है, और इसमें कई प्रकार के प्रोटीन उपस्थित रहते हैं। ठीक है। और इन प्रोटीनों का जो निर्माण है वह सामान्यतः कहां होता है? आपके यकृत में होता है। ठीक है। और प्लाज्मा के द्वारा ही पदार्थ क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपके शरीर में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। प्लाज्मा जो होते हैं वो रुधिर के आधार भाग होते हैं। इनमें कई प्रकार के प्रोटीन क्या होते हैं? पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, जिनका अधिकतम निर्माण कहां होता है? यकृत में होता है। प्लाज्मा के माध्यम से ही पदार्थ आपके शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं,
गमन करते हैं या फिर परिवहन करते हैं। ठीक है, आपके शरीर में जितने भी उपापचयी पदार्थ हैं, ठीक है, जो भी पदार्थ आपको आपके शरीर में बनते हैं, चाहे पाचन प्रक्रिया द्वारा, चाहे उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा या किसी भी प्रक्रिया द्वारा, जो भी पदार्थ बनते हैं वो सारे पदार्थ प्लाज्मा के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपके शरीर में मूव करते हैं। ठीक है, अगर कभी इनकी मात्रा बढ़ जाती है, अगर प्लाज्मा की मात्रा आपके ब्लड में बढ़ गई तो ब्लड कैसा हो जाएगा? डायलूट, पतला हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक गिलास आप लेते हो, है ना, इस एक गिलास में क्या किया आपने, 50 ग्राम शुगर डाल दिया और 50 ग्राम पानी डाल दिया, 100 ग्राम है ये। अब ये जो शुगर है मॉलिक्यूल, आप इसको समझ लो रुधिर कोशिकाएं, और 50 ग्राम जो आपने यहाँ पे पानी डाला है इसको समझ लो प्लाज्मा। तो अगर इस पानी की मात्रा इसमें हम और बढ़ा देंगे तो ये विलयन तो पतला ही हो जाएगा ना, डायलूट हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से अगर हम प्लाज्मा की मात्रा को बढ़ा दें, तो प्लाज्मा की मात्रा को बढ़ा देंगे तो पूरा का पूरा हमारा जो ब्लड है ये कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। और जब ब्लड पतला हो जाएगा तो इसकी फ्लो भी क्या हो जाएगी, यानी इसकी बहाव भी आपके शरीर में क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। और बहाव तेज होने से आपको क्या हो जाएगा? कमजोरी, घबराहट होने लगेगी। ठीक है, ब्लड प्रेशर आपका क्या हो सकता है? बढ़ सकता है, यानी आपको हृदय संबंधी बीमारियां भी हो सकती है। ठीक है ना, अगर प्लाज्मा की मात्रा बढ़ गई तो। ठीक, तो प्लाज्मा को हम लोगों ने क्या देखा? प्लाज्मा थेरेपी अलग चीज होती है राजीव कुमार जी। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि प्लाज्मा में ही सारे पदार्थ क्या होते हैं? घुले रहते हैं। ठीक है, तो WBC जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट भी इसी ब्लड के अंतर्गत है। तो जब कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा प्लाज्मा की मात्रा अगर घट गई तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। प्लाज्मा के द्वारा ही पदार्थ क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपके शरीर में मूव करते हैं। तो जब कोई संक्रमणकारी पदार्थ आपके शरीर को संक्रमित करता है तो हमारा शरीर क्या करता है कि उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, और उस एंटीबॉडी को बनाने का जो कार्य करता है वो हमारा WBC होता है। एंटीबॉडी तो बन गई, लेकिन वो एंटीबॉडी बन के कहां चली जाती है? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में बन के पूरे शरीर में क्या करती है? मूव करती है। दोबारा फिर वही अगर संक्रमण हमारे शरीर में आता है तो वह एंटीबॉडी क्या करती है? उस संक्रमणकारी पदार्थ को नष्ट कर देती है। जैसे बचपन में आपको टीका लगा होगा, तो जब कोई वैक्सीन लगता है तो हमारा शरीर उसके खिलाफ क्या कर लेता है? एंटीबॉडी बना लेता है। अगर इन फ्यूचर में वही विषाणु जिसका आपको टीका लगा है अगर हमला करता है आपके शरीर पर, तो वह एंटीबॉडी उस विषाणु को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक यही केस कोरोना के केस में भी हुआ। ठीक, अच्छा, स्पीड बहुत ज्यादा है। जब कोई वायरस, जैसे कोरोना वायरस आपको अटैक किया, तो जब कोरोना वायरस आपको अटैक किया तो हमारा शरीर उस कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बना पाया, तो उस कोरोना वायरस का लक्षण हमारे शरीर में दिखने लगा। ठीक, लेकिन अगर हमारा शरीर कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बना लिया, तो एंटीबॉडी बना लिया तो इसका मतलब कि कोरोना वायरस को नष्ट कर दिया। अब वो एंटीबॉडी कहां है? प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि ऐसे कोई व्यक्ति जो कोरोना से ग्रसित हैं, तो उनको अगर हम किसी दूसरे के प्लाज्मा से निकाल के एंटीबॉडी को हम चढ़ा दें, इसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी।
यानी बाहर से अगर हम कोई चीज एंटीबॉडी देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अगर हमारे ही शरीर में एंटीबॉडी बनती है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। तो अगर हम बाहर से वही एंटीबॉडी उसको दे दें प्लाज्मा से निकालकर, तो वो व्यक्ति जो कोरोना से ग्रसित है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। ये वैक्सीनेशन और हेल्थ हम पढ़ाएंगे तो आपका फिर उसमें आएगा। तो अब जो आपका प्लाज्मा है, ठीक है, इस प्लाज्मा में जो आपके मेन पार्ट है प्रोटीन, जैसे मैंने बताया कि जो प्लाज्मा है ये आपके रुधिर का आधार भाग है। सारे पदार्थ इसी में घुले रहते हैं, बनते कहीं और हैं, और घुलने के बाद इसी के माध्यम से पूरे शरीर में आपको क्या करते हैं, ये परिवहन करते रहते हैं, ठीक है। यानी कि आपके शरीर में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना किसके माध्यम से पॉसिबल होता है, प्लाज्मा के माध्यम से। अब आपका एक अंग है यकृत। इस यकृत के द्वारा प्रोटीन बनाई जाती हैं, उस प्रोटीन का नाम है प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। ये प्रोटीन कहां बनता है, एलन मस्क जी किडनी का क्या तात्पर्य है, किडनी नहीं समझ में आया। उपापचयी पदार्थ ये होते हैं कि आपके शरीर में जो उपापचय की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। अब चलते हैं, पहले देखते हैं कि उपापचय क्या होता है, ठीक है। उपापचय को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब ये जो उपापचय की प्रक्रिया होती है आपके शरीर में, जो होने वाली सभी प्रकार की भौतिक एवं रासायनिक, आपके शरीर में होने वाली सभी प्रकार की भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं को हम बोलते हैं उपापचय। और भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं का मकसद क्या होता है, या तो ऊर्जा का उत्पादन या तो ऊर्जा का उपयोग, ठीक है। तो जितनी प्रकार की आपके शरीर में प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, तो खाना खाने के बाद खाने में आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। मकसद क्या होता है, इस खाने को डाइजेस्ट करना और जो आपके खाने में पोषक पदार्थ है उनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करना। तो जब उन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट बनता है, खराब पदार्थ बनता है। उन खराब पदार्थों को शरीर से बाहर भी निकालना क्या होता है, आवश्यक होता है। जैसे आपके पास बाइक है, बाइक में आप पेट्रोल भरवाते हो तो मकसद क्या होता है, पेट्रोल से ऊर्जा प्राप्त करना। लेकिन कुछ ना कुछ गैर उत्पाद के रूप में धुआं निकलता है जो हानिकारक होता है। तो उसी तरीके से हमारे शरीर में जो उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं, उस उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। और उन्हीं पदार्थों में एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड। इनका भी निर्माण आपके प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप होता है। तो बनाता कौन सा है, यूरिया। यूरिया बना के कहां डाल देगा, ब्लड में, और ब्लड में भी कहां पे, प्लाज्मा में। अब ब्लड, क्योंकि ब्लड में प्लाज्मा है ही है, ये ट्रेवल करते हुए कहां पहुंचेगा, आपके वृक्क में। अब वृक्क में ब्लड का छनना शुरू होगा। अब जो वृक्क है, किडनी हमारे जब ब्लड को फिल्ट्रेट करेगी तो इस यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया वगैरह जो भी हैं, इसको ये फिल्ट्रेट कर देगी। और चूंकि ये घुले कहां पे हैं, प्लाज्मा में, तो छानेगी किसको, प्लाज्मा को। और वही जो छना हुआ पार्ट है क्या कहलाता है, हमारा यूरिन। और फिर वो बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो जितने भी पदार्थ हैं, तो उपापचय समझ गए होंगे आप, तो जितने पदार्थ हैं वो सब के सब कहां घुले होते हैं, आपके प्लाज्मा में। अब आइए प्रोटीन की बात करते हैं। जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, इस प्लाज्मा प्रोटीन में
जो 8% भाग आप देख रहे हो, इसमें पहली प्लाज्मा प्रोटीन है आपकी प्रोथ्राम्बिन। और मैंने बताया कि बनती कहां पे है, पहली बात यकृत में, रहती कहां पे है, प्लाज्मा में। क्लियर? तो जो प्रोथ्राम्बिन होती हैं, प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन का मेन काम है रुधिर का थक्का बनाना। ठीक है, यानी इनका जो मेन वर्क होता है वो रुधिर का थक्का बनाना, यानी ब्लड कोआगुलेशन, रुधिर का थक्का बनाना। ठीक, दूसरा फाइब्रिनोजन। ठीक, फाइब्रिनोजन जो होती है ये सबसे बड़ी ब्लड प्रोटीन होती है। दूसरा पार्ट जो है आपका फाइब्रिनोजन, ये फाइब्रिनोजन सबसे बड़ी ब्लड प्रोटीन होती हैं। इनका भी काम है रुधिर का थक्का बनाना। ठीक है, यानी कि प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन, इन दोनों का मेन काम है रुधिर का थक्का बनाना। तीसरी प्रोटीन आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रही है, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। ये एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन क्या करती हैं, ये आपके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, और एंटीबॉडी का निर्माण कर ये आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करती है, मजबूत करती है। ठीक है, यानी आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को ये क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती हैं, मजबूत करती हैं। तो प्रोटीन हो गया, जो प्लाज्मा में 8% जो आपका प्रोटीन है। ठीक है, उससे बोल दीजिएगा कि हो गया होगा ना, तो क्या है कि 10 की दवा लेना होता है। ठीक है, हो गया। तो जो 8% हमारा प्रोटीन है प्रोथ्राम्बिन, हाँ, अच्छा ठीक, ओके, मैं फिर से बता दे रहा हूं। देखो, जो प्लाज्मा होता है 55% पार्ट, तो जो 55% पार्ट हमारा प्लाज्मा है उसमें 90% वाटर है। ठीक है, तो मुझे भी दिख रहा है, फ्लैश बोर्ड पे आ रहा है, इस वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रही है। ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी बना के आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। ठीक है, हाँ, मैं फिर से देखिए रिपीट कर रहा हूं, जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में 90% वाटर, 8% प्रोटीन होता है। इस 8% प्रोटीन में, ठीक है, 8% प्रोटीन में जो मेन प्रोटीन है आपका प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, इन सभी प्रोटीन्स का निर्माण कहां होता है, आपके यकृत में, रहती कहां पे है, प्लाज्मा में। अब जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ये जो पहली प्रोथ्राम्बिन पे चलते हैं। प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन क्या करती है, रुधिर का थक्का बनाने में मदद करती है। क्लियर? दूसरा जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ये सबसे बड़ी ब्लड प्रोटीन होती हैं और इनका भी काम है रुधिर का थक्का बनाना। यानी ऊपर की जो दोनों प्रोटीन हैं उनका काम है रुधिर का थक्का बनाना। नीचे के जो प्रोटीन हैं जिनको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ये दोनों क्या करती हैं,
एंटीबॉडी का निर्माण करती है और एंटीबॉडी का निर्माण कर ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। तो चारों प्रोटीन का कार्य आया समझ में? हाँ बिल्कुल। तो प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। ठीक। अब दूसरे पार्ट पे हम चलते हैं कि इसका जो 2% पार्ट है वो है आपका कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है। तो जनरली जो प्रोथ्रॉम्बिन, फाइब्रिनोजन आप प्रोटीन देख रहे हो वो क्या है? कार्बनिक पदार्थ ही। इसके अलावा कुछ और भी कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, फैट में होते हैं। अब जो ये आपका इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का मतलब अकार्बनिक, ये जो आपके अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसी अकार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति के कारण ही हमारे जो ब्लड का पीएच होता है वो क्षारीय होता है, बेसिक होता है। ठीक है। कार्बनिक पदार्थों की वजह से नहीं, रुधिर में, प्लाज्मा में अकार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति के कारण ही हमारे जो ब्लड का नेचर होता है, ब्लड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें आप एक नोट कर लेना, जो मैं यहां पे लिखा हूं, इसको डिटेल हम लोग जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे तब आएगा समझ में। प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन इज इक्वल टू सीरम। प्लाज्मा में से अगर हम फाइब्रिनोजन को निकाल दें तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है? हमारा सीरम। ऑर्गेनिक का काम क्या है? ऑर्गेनिक पदार्थ के ऑक्सीडेशन से आपको ऊर्जा मिलती है। शरीर में मेन ऊर्जा तो ऑर्गेनिक पदार्थों से ही होती है। ठीक है। अब ऑर्गेनिक पदार्थ आपके प्लाज्मा में है। अब प्लाज्मा क्या कर रही है? आपके शरीर के हर कोशिकाओं में पहुंच रही है। तो हर कोशिकाओं में जाएगी तो हर कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट जाएगा, तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होने के फलस्वरूप ऊर्जा मिलेगी। जिस कोशिकाओं में इनऑर्गेनिक जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण ही हमारे जो रुधिर का नेचर होता है, जो प्रकृति होती है, वो क्षारीय होती है। ठीक है, बेसिक। ठीक है। और जिन पदार्थों में ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिन कोशिकाओं में ब्लड नहीं पहुंच पाता, वो कोशिकाएं डेड हो जाती हैं। ठीक है ना। जैसे आपके खूबसूरत बाल है ना, अब बाल के जो जड़ हैं उसमें तो ब्लड पहुंचता है, लेकिन बालों का जो ऊपरी हिस्सा है, जो आपके ब्लैक कलर का है, ब्राउन कलर का है, वो नॉन केराटिन प्रोटीन्स के होते हैं। उनमें कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है, उनमें कोई ग्रोथ नहीं होता है, वो डेड पार्ट होते हैं। ठीक है। बट जो लिविंग पार्ट होता है वो बालों की जड़ होती है ना। तो जो ऊपर आप जितना भी अपने बालों को सजाते हो, संवारते हो, वो मृत पदार्थों की सेवा करते हो, है ना। और इंसान का नेचर हो गया है मृत पदार्थों की सेवा करना। दुनिया में दो बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं, लड़कियों का नाखून का टूटना और लड़कों का बाल का झड़ना, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है ना। खैर, प्लाज्मा में से अगर हम फाइब्रिनोजन को निकाल दें तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकालने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो बचा हुआ पार्ट कहलाता है आपका सीरम। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि सीरम में क्या क्या होता है, तो सीरम में वो सब चीज होता है जो आपके प्लाज्मा में होता है। ठीक है। फाइब्रिनोजन एक प्रकार की प्रोटीन है। ठीक है।
जयशंकर जी ब्लड निकलता है तो थक्का तो बनता ही है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि ब्लड निकल गया तुरंत थक्का बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है। ब्लड क्लॉटिंग में लगभग 2 से 6 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है ना। तो प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन ये ब्लड क्लॉटिंग में आपकी मदद करते हैं, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग करने का जो मेन काम करता है वो आपका है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से ही प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन काम करते हैं, और चूंकि ये एंजाइम्स की तरह कार्य करते हैं, इसलिए मैंने बोला कि प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन ये रुधिर का थक्का बनाने में आपको मदद करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके कहने का सेंस है कि जब हम वो क्या करते हैं, ब्लड को निकालते हैं ब्लड बैंक या बॉटल वगैरह में, है ना, तो उसका मतलब ये है कि उसमें हिपेरिन प्रोटीन होती है। जो हिपेरिन प्रोटीन होती है वो एंटी ब्लड क्लॉटिंग होती है, रुधिर को जमने से रोकती है। आप ब्लड को निकाल के नॉर्मल बोतल में डालोगे या बाहर रखोगे तो क्लॉट कर जाएगा, लेकिन ब्लड बैंक में जो बोतल में, जिस बोतल में ब्लड निकाली जाती है, उसमें केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने से रोक देते हैं, ठीक है, ये मतलब। बॉडी में थक्का क्यों नहीं बन जाता, ये WBC का एक प्रोटीन होता है हिपेरिन, ये सारे जब आप मिल जाएंगे, ये सारे अभी मैं पढ़ाऊंगा तो सबको आपको मिल जाएगा। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन अगर हम निकाल देंगे तो बचा हुआ पार्ट कहलाता है आपका सीरम। इनऑर्गेनिक के नीचे लिखा है उत्सर्जी पदार्थ, एक्सक्रीटरी पदार्थ, ठीक है। ब्लड भी चढ़ाया जा सकता है, प्लेटलेट्स भी चढ़ाया जा सकता है, देखा जाता है रिक्वायरमेंट क्या होती है। सीरम मैंने बताया ना, ब्लड माइनस प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को जो पार्ट निकाल दो, अभी आपके सब क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। अभी मैं एक एक चीज को डिस्क्राइब करूंगा तो सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। आइए, इतना चीज तो हो गया, ठीक है। जो देखिए, अरे थक्का पूरे ब्लड का बनता है भाई, WBC का थक्का बनता है क्या? अभी अभी थक्का मत पूछिए, मैं पूरा बता दूंगा। लीवर में प्रॉब्लम हुआ तो बहुत कुछ नहीं बनेगा, प्रोटीन्स नहीं बनेगा, एंजाइम्स नहीं बनेगी। हाँ, प्लेटलेट्स, हीमोफिलिक डिजीज में प्लेटलेट्स नहीं बनता है। देखिए, जो ब्लड्स होते हैं ना, ब्लड में RBC भी है, WBC भी है और प्लेटलेट्स भी है, ठीक है। तो जब चोट लगती है तो ब्लड आपका जब बाहर निकलता है तो प्लेटलेट्स की कोशिकाएं और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन, ये तीनों मिलकर एक ऐसा रिएक्शन करती हैं कि चोट लगने वाले स्थान पर एक जाल बना लेती है, और जब जाल बना लेती हैं तो अब जो पीछे से RBC WBC शरीर के अंदर से जो आ रही हैं वो इसी जाल में फंस जाती हैं, और फंसने के बाद एक लेयर बना लेती है, ठीक है। और जब लेयर बना लेती हैं तो ब्लड अब आपके शरीर के बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये जो लेयर बनाती हैं, इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, रुधिर का थक्का बना, ठीक है। किसी को बोलते हैं रुधिर का थक्का, और आम भाषा में हम बोलते हैं रुधिर का जमना। जबकि रुधिर जमता नहीं है, उसमें कई पार्ट के
एक 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 पे जमा हो जाते हैं। ठीक है, अभी जब रुधिर का एक अलग से टॉपिक ही है ब्लड कोआगुलेशन, रुधिर का थक्का बनना, तो आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम ब्लड कार्पसल्स, रुधिर कणिकाएं। ठीक है, अब जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, मैंने बताया कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। सुरेंद्र सिंह जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी आरबीसी आएगा, डब्ल्यूबीसी आएगा, प्लेटलेट्स आएगा, पूरी ब्लड की हिस्ट्री आ जाएगी, है ना। और जब पूरी ब्लड की हिस्ट्री आप पढ़ लोगे तो सभी के क्वेश्चन का जवाब आपके मिल जाएगा। जैसे अभी इसमें कई लोग पूछ रहे हैं कि आरबीसी की एज कितनी होती है, हीमोग्लोबिन की भूमिका क्या होती है। ठीक है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का थक्का बनता, ये सब अभी आ जाएगा, सब के सब आ जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप पढ़ते रहिए, एक एक चीज आपका आ जाएगा। तो जो ब्लड कार्पसल्स होती हैं, ब्लड कार्पसल्स 3 प्रकार की हमने आपको बताया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ब्लड में ये जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, तो ब्लड में रुधिर कणिकाओं की मात्रा को, टोटल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन सभी की मात्रा को हम बोलते हैं हिमेटोक्रिट वैल्यू, या इसको बोला जाता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। कभी कभी आप बीमार होते हो तो डॉक्टर बोलता है ना कि जाओ अपना पीसीबी करवा के आओ, देखिएगा डॉक्टर के पर्चे पे लिखा होता है पीसीबी टेस्ट। तो पीसीबी टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपके ब्लड में कितनी आरबीसी है, कितनी डब्ल्यूबीसी है और कितने प्लेटलेट्स हैं। तो उनकी संख्या के अनुसार हम क्या कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि आपको जो इन्फेक्शन है वो किस टाइप का। ठीक है, तो जितनी भी रुधिर कणिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब की संयुक्त मात्रा को हम बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम या हिमेटोक्रिट वैल्यू। और इनको नापने का जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इनको हम जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है विंट्रो ट्यूब। यानी विंट्रो ट्यूब द्वारा क्या करते हैं, हम पीसीबी की टेस्टिंग करते हैं, यानी कि रुधिर में उपस्थित सभी कणकीय पदार्थों की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, हिमेटोक्रिट वैल्यू या पैक्ड सेल वॉल्यूम। रुधिर में उपस्थित सभी कणकीय पदार्थों की मात्रा को हम बोलते हैं हिमेटोक्रिट वैल्यू या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम। और इनको नापने का जो यंत्र है वो है हमारा विंट्रो ट्यूब। ठीक, और कितने प्रकार की ब्लड कार्पसल्स होती हैं, रुधिर कोशिकाएं कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। उन 3 प्रकार में जो पहला प्रकार है जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, या इनको बोला जाता है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स। ठीक, अब आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, इनको थोड़ा सा हम बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर हम इनकी पहली चीज अमाउंट की बात करें, अगर हम इनकी मात्रा की बात करें तो इनकी मात्रा पुरुषों में अलग होती है, महिलाओं में अलग होती है। मेल की मात्रा हम बात करें तो मेल में ये होती है 55 लाख पर मिलीमीटर क्यूब इन 100 मिलीलीटर ब्लड।
पुरुषों में इनकी मात्रा होती है 55 लाख। और फीमेल की बात, इनको घन मीटर में नापा जाता है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में ये होती हैं 45 लाख पर मिलीमीटर क्यूब इन 100 मिलीलीटर। ठीक। दूसरा, ये मेन कैरेक्टर में बता रहा हूं, अभी तो बहुत कैरेक्टर है। केंद्रक, अगर न्यूक्लियस की बात करें तो केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक। अभी पूछे थे जीवन काल, इनका जो जीवन काल होता है वह कितना होता है? 120 दिन। यानी जो आरबीसी होती हैं 120 दिनों के बाद आरबीसी क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। तो इनका जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। और इनके जो निर्माण की प्रक्रिया है, इनके निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। और इनका आकार जो होता है वह बाइकैन होता है, यानी उभया अवतल। ठीक। अरे हम आरबीसी की बात कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी की थोड़ी बात कर रहे हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है 1 से 4 दिन, मैक्सिमम 21 दिन तक होता है। आकार बाइकैनकेव, उभया अवतल। अभी आरबीसी, हर्ष जी अभी मैं आरबीसी पूरा पढ़ा लूंगा, तब फिर अब डाउट होगा तब पूछेगा। अभी आरबीसी में पढ़ाया नहीं हूं पूरा। ठीक, पूरा हो जाने दीजिए। चलिए आइए, अब जो देखिए आरबीसी है, लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाओं का ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि ये इनकी जो मात्रा होती है पुरुषों में 55 लाख और महिलाओं में 45 लाख के आसपास होती हैं। घन मीटर में इनको नापा जाता है। और इनकी संख्या महिलाओं में कम इसलिए होती है क्योंकि महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, चलता है एवरी मंथ। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से क्या होता है कि काफी मात्रा में आरबीसी की कुछ मात्रा बॉडी से बाहर निकल जाती है। केंद्रक जो होता है वो आरबीसी में अनुपस्थित होता है।
जो मात्रा होती है, भारती जी सुनिएगा, जो आरबीसी की मात्रा होती है वो पुरुषों में 55 लाख पर मिलीमीटर क्यूब यानी घन मीटर, और महिलाओं में जो होती है वो 45 लाख होती है। तो महिलाओं में इनकी संख्या जो 45 लाख होती है, उसके पीछे जो रीजन होता है कम संख्या में होने का, वो होता है कि इनके अंदर एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होने की वजह से कुछ मात्रा में आरबीसी क्या होते हैं, बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। अब आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। लेकिन जब आरबीसी बनती है तो आरबीसी बनने के शुरुआती चरण में तो केंद्रक होता है, लेकिन जैसे ही आरबीसी मैच्योर होती है 8 से 10 दिनों में, तो मैच्योर होने के बाद जैसी वो परिपक्व होती है उसमें केंद्रक क्या जाता है, डिसअपियर हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है। और आरबीसी कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, यानी 120 दिन के बाद जो आरबीसी होती है वो डेड हो जाती है, मर जाती है। और मरने के बाद ये आरबीसी चली जाती हैं आपके दो अंगों में। मैक्सिमम अंगों में जाती हैं आपके स्प्लीन में, और कुछ मात्रा में जाती हैं आपके लीवर में, यकृत में। इसी वजह से हम स्प्लीन को बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, आरबीसी को हम स्प्लीन को, प्लीहा को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। अब इसके जो निर्माण की प्रक्रिया है, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। और एरिथ्रोपोइसिस हम इसलिए वजह से बोलते हैं कि हमारी जो वृक्क होती है, जो हमारी किडनी होती है, उस किडनी से एक हार्मोन स्रावित होता है। उस हार्मोन्स का नाम है एरिथ्रोपोइटिन। तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स क्या करता है कि आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। आरबीसी के स्प्लीन को, प्लीहा को हम बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी डेड होने के बाद प्लीहा में भी जाती है और यकृत में भी जाती है। तो मैक्सिमम मात्रा में वो कहां जाती है, प्लीहा में, कुछ मात्रा में आपके यकृत में जाती है। प्लीहा क्या होता है, एक छोटा सा अंग होता है जो लीवर से ही लगा रहता है आपके शरीर में। तो डेड आरबीसी का जो स्टोरेज होता है, जो संग्रह होता है, वो आपके प्लीहा में होता है। इस वजह से हम प्लीहा को क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक, अब इसके निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। और एरिथ्रोपोइसिस बोलने का जो रीजन है वो ये है कि किडनी के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। एक हार्मोन्स होता है, उस हार्मोन्स को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। तो जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स है ये किडनी के द्वारा स्रावित होती है और ये आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया में हेल्प करती है। इस वजह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। अब इनके अगर हम आकार की बात करें तो इनका आकार होता है उभया, अवतल, बाइकेंट्रो। कुछ और भी बेसिक फीचर हैं आपके आरबीसी के, चर्चा करते हैं उस पर भी। अब जो आरबीसी होती हैं, ठीक है, आप परेशान मत होइएगा, कल तक आपको नोट्स मिल जाएगा। जो भी मैं आपको बोल रहा हूं वो पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएगा। तो जो आरबीसी होती हैं ये रुधिर में पाई जाने वाली सबसे अधिक संख्या की कोशिकाएं होती हैं। इट्स माई प्रॉमिस, कल तक आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। नहीं मिलेगा तब आप बोलिएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, कल तक मिल जाएगा आपको, परेशान न होइए। अब जो आरबीसी है, आरबीसी रुधिर में पाई जाने वाली सबसे अधिक संख्या की कोशिकाएं होती हैं और ये केवल कशेरुकी जीवों में पाई जाती है। कशेरुकी जीवों का मतलब ऐसे जीव जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है।
ऐसे जीव जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये केवल किस में पाई जाती हैं? कशेरुकी जीवों में। मानव शरीर में यह दूसरी सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव शरीर में यह दूसरी सबसे छोटी कोशिका, और पहले सबसे छोटी कोशिका कौन सी थी? पहले भी मैं बता चुका हूं, शुक्राणु। ये दूसरी सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, अब क्या नहीं समझ में आ रहा? किस पॉइंट पे, किस पॉइंट को? अच्छा, मैं फिर से बोल दे रहा हूं। ठीक है, जो आरबीसी हैं, ये तो समझ में आ गया ना कि ये सबसे अधिक संख्या वाली कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और जब मैंने आपको सेल पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि सबसे छोटी कोशिका बैक्टीरिया की, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मैंने क्या बताया था? शुक्राणु। ठीक है, और सबसे बड़ी कोशिका मैंने क्या बताया था? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अब शुक्राणु के बाद अगर कोई और दूसरी छोटी है, अगर शुक्राणु के बाद कोई दूसरी छोटी कोशिका है तो वो है कौन सा? आपका आरबीसी। ठीक है, दूसरी, पहली तो सबसे छोटी कोशिका आपकी शुक्राणु है। अब चलते हैं हम, हाँ, और ये जो आरबीसी होती हैं, ये किसका लक्षण होती हैं? कशेरुकी जीवों का। यानी आरबीसी उनमें पाई जाती हैं जिस जीवों में रीढ़ की हड्डी होती, और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनमें आरबीसी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आरबीसी बन रही है, तो आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आरबीसी सामान्य से अधिक बन जाता है, यानी कि नॉर्मल अमाउंट हमारे अंदर कितना है? 55 लाख पुरुषों में, महिलाओं में कितना है? 45 लाख। तो कभी कभी क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक आरबीसी का निर्माण हो जाता है। तो आवश्यकता से अधिक आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। यानी कि आवश्यकता से अधिक आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि ये कम भी बन सकता है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स, वीरेंद्र जी उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स एनिमल्स। ठीक है, तो आवश्यकता से अधिक आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। और अगर कम बने, 55 लाख से कम बने, और महिलाओं में 45 लाख से कम बने, तब इसको बोला जाता है एरिथ्रोसाइटोपिनिया। क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइटोपिनिया। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आईएएस में ये पूछा जा चुका है। आरबीसी का सामान्य से अधिक बनना, और सामान्य कौन सा है? 45 लाख और 55 लाख। तो आरबीसी का सामान्य से अधिक बनना कहलाता है पॉलीसाइथीमिया, और सामान्य से कम बनना कहलाता है एरिथ्रोसाइटोपिनिया। क्लियर? अब आरबीसी के निर्माण में एक विशेष विटामिन की भूमिका होती है। उस विटामिन को हम बोलते हैं विटामिन B12, और इस विटामिन B12 का केमिकल नाम है साइनोकोबालेमिन। यानी कि आरबीसी के निर्माण में विटामिन B12 की विशेष भूमिका होती है, और उस विटामिन B12 को हम बोलते हैं साइनोकोबालेमिन।
और ये ऐसा विटामिन होता है कि इसमें एक रेडियो एक्टिव पदार्थ पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कोबाल्ट। ठीक, यानी कि आरबीसी के निर्माण में विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालेमिन और ये इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय पदार्थ कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है ना? और इस विटामिन की और खासियत ये है कि ये विटामिन जो हैं आपके किसी भी पौधों में नहीं पाए जाते, किसी भी प्लांट प्रोडक्ट में ये विटामिन नहीं पाए जाते, ये सिर्फ जंतुओं में पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस विटामिन को आरबीसी ज्यादा बनने से कुछ होता नहीं है। आरबीसी की ज्यादा बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। आरबीसी अधिक बनेगी तो यूजफुल ही है, अच्छी बात है। ठीक है, अब विटामिन आरबीसी के निर्माण में रेडियो एक्टिव का नाम है रेडियोधर्मी पदार्थ। ठीक है, और रेडियो एक्टिव ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से किरणों को स्वतः उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो जो विटामिन B12 है ये आपके आरबीसी के निर्माण में आवश्यक होता है और इस विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक रेडियोधर्मी पदार्थ पाया जाता है और ये विटामिन पौधों में नहीं पाया जाता। जनरली सारे विटामिन पौधों में होते हैं, सिर्फ विटामिन B12 को छोड़कर। और इसमें रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाने के कारण विटामिन B12 जो है ये आपके शरीर में कैंसर को होने से रोकता है, यानी आपके शरीर को कैंसर से ये बचाता है। कोबाल्ट नाम है उसका। ठीक है, अब चूंकि ये विटामिन पौधों में पाया ही नहीं जाता है, केवल जंतुओं में पाया जाता है, तो जो बेचारे शाकाहारी होते हैं उनको तो ये विटामिन मिल ही नहीं पाती है। तो इसका मतलब शाकाहारी लोगों में आरबीसी कम बनेगा। ऐसी बात नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, क्योंकि अगर ये पौधों में नहीं पाया जाता है, सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है, तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया के अंतर्गत आरबीसी कम बनने की प्रक्रिया को एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं। तो अगर ये विटामिन सिर्फ जंतु में पाया जा रहा है तो जंतुओं के प्रोडक्ट में भी पाया जाएगा। और दूध क्या है? एनिमल प्रोडक्ट। तो एनिमल प्रोडक्ट में भी विटामिन B12 होता है। इसीलिए कहते हैं गाय का दूध पीने से कैंसर रोग होने की संभावनाएं कम होती हैं, है ना। और हमारी प्राचीन संस्कृति है ना, अभी नवरात्र चल रहा है और नवरात्र में कई लोग तो 8 दिन का व्रत होंगे, है ना, देवी के उपासक होंगे, व्रत रहते हैं कि देवी प्रसन्न हो जाएंगी। और 8 दिन व्रत रहने के बाद पता चलता है कि 9वें दिन ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए। होता है ऐसा कभी कभी। अब ये जो व्रत के कॉन्सेप्ट को केवल एनिमल्स में ही बजाता है, B12 नहीं। विटामिन जो होता है, हमारा शरीर जो होता है बहुत ही कम विटामिन का निर्माण कर पाता है और विटामिन B12 का तो बिल्कुल नहीं करता। लीवर कुछ मात्रा में करती है ना। अब हमारे देश में व्रत को बहुत मजाक उड़ाया जाता था कि फास्ट हैं, व्रत हैं, क्या अंधविश्वास है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले साल का जो नोबेल प्राइज मिला था चिकित्सा विज्ञान का, वो इसी के खोज के लिए मिला था कि एक आदमी, कोई भी मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में या साल भर में अगर वो 10 दिन पूरी तरीके से फास्ट रहता है, 10 दिन अगर वो पूरी तरीके से पूरे साल भर में 10 दिन फास्ट रहता है तो उसके अंदर 85% कैंसर होने की संभावनाएं नहीं होती। इसी के लिए नोबेल प्राइज मिला था।
पिछले साल का चिकित्सा विज्ञान। ठीक, अब जो व्रत को हम लोग चिल्लाते थे कि नहीं ये पाखंड है वगैरह है, साइंटिफिक रीजन ये था। और हमारे देश में महिलाएं ज्यादा व्रत रहती थी, कभी एकादशी है तो कभी ये है, हर हफ्ते में 3 व्रत रहता था, 3 फास्ट हर व्रत में। इसीलिए हमारे देश में महिलाओं के अंदर कैंसर होने की संभावनाएं 98% कम होती थी, क्योंकि आधे कैंसर तो व्रत रह के मार देती थी, है ना। साइंटिफिक रीजन ये था, ये पाखंड नहीं है, ये बिल्कुल ट्रू है, साइंटिफिक रीजन है। इसीलिए महिलाओं में सामान्यतः अधिक गायनों को छोड़कर क्रॉनिक बीमारियां उनके अंदर होती ही नहीं। ये सारी बीमारियां व्रत रहने की वजह से मर जाती हैं, क्योंकि फास्ट होने से आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है। लेकिन याद रखिएगा, फास्ट रहने से ऐसा नहीं कि आप व्रत हैं और सिंघाड़े का आटा खा रही हैं, कुट्टू का आटा खा रही हैं और घी में तला हुआ खाना खा रही हैं, वो फास्ट नहीं होता है ना। फास्ट का मतलब फास्ट, हमने कई लोगों को देखा है, व्रत रहते हैं, आधा दिमाग रहता है कि 2 बजे जूस पीना है, 3 बजे ये करना है, और सबसे डेंजरस फास्ट तो होता है करवा चौथ, है ना, उल्लुओं का त्योहार माना जाता है। सारा ध्यान रहता है शाम को हमको क्या करना है ना। खैर फिलहाल तो ये विटामिन जो होता है, तो ये विटामिन आपके आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इस आरबीसी की बात करते हैं। अब अगर आपके शरीर में आवश्यकता से अधिक आरबीसी का निर्माण अगर हो जाता है, जरूरत से ज्यादा अगर आरबीसी बन जाती है, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया। तो आवश्यकता से अधिक आरबीसी का जो स्टोर है, जो संग्रह है, ये विटामिन ह्यूमन में नहीं होता, बहुत ट्रेस अमाउंट में, इतना नहीं होता है कि काम के लायक होता, लगभग नहीं के बराबर होता है। अब आवश्यकता से अधिक आरबीसी का जो जमाव है आपके शरीर में, वो प्लीहा में होता है। प्लीहा में 2 काम पहले बताया कि मृत आरबीसी का जमाव भी प्लीहा में होता है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। और आवश्यकता से अधिक आरबीसी का स्टोरेज भी प्लीहा में होता है, यानी जरूरत से ज्यादा अगर आरबीसी बन गई तो ये प्लीहा में जाके स्टोर हो जाएगी। इसलिए हम प्लीहा को बोलते हैं नेचुरल ब्लड बैंक। क्या बोलते हैं, नेचुरल ब्लड बैंक। तो आप याद रखिएगा, जो हमारा स्प्लीन है, जिसको हम बोलते हैं प्लीहा, इस प्लीहा को 2 नामों से पुकारा जाता है। पहला कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान। दूसरा कहा जाता है नेचुरल ब्लड बैंक। ठीक, नेचुरल ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, प्लीहा को। तो आवश्यकता से अधिक आरबीसी का जमाव भी प्लीहा में होता है, डेड आरबीसी का जमाव भी प्लीहा में होता है। तो आवश्यकता से अधिक आरबीसी का स्टोरेज होने के कारण उनको हम बोलते हैं नेचुरल ब्लड बैंक, और डेड आरबीसी का स्टोरेज होने के कारण हम इसको बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, और आपको पता है कि 120 दिन के बाद आरबीसी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। कुछ मात्रा में जो आरबीसी होती है डेड होने के बाद आपके यकृत में भी इकट्ठी हो जाती है, और इसी यकृत में जो लीवर में, जो आपके लीवर है, इस लीवर में जो डेड आरबीसी पहुंचती है, तो ये जो डेड आरबीसी यकृत में पहुंचने के बाद इस आरबीसी में एक प्रोटीनियस पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अभी मैं बताऊंगा। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है कि लीवर में 2 प्रकार के कंपाउंड्स में टूट जाता है, उसको हम बोलते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, पीले रंग का होता है। ये हमारे पाचन की प्रक्रिया में हेल्प करता है। ये आगे आएगा और हम उसको डिटेल बताएंगे। यहां बस ये समझ लीजिएगा कि आरबीसी, जो डेड आरबीसी है, ये आपके यकृत में भी स्टोर होती है
और प्लीहा में भी स्टोर होती है, बट 98% जो होता है वो आपके कहां स्टोर होती है? प्लीहा। ठीक है। अब अगर हम केंद्रक की बात करें तो आरबीसी में केंद्रक होता ही नहीं है, मेच्योरिटी की अवस्था में केंद्रक होता है। और आरबीसी की झिल्ली पर, क्योंकि आरबीसी कैसी है? कोशिका है, और शेप कैसा है इसका? बाइकैन के इस टाइप का है। अब उभया अवतल, तो आरबीसी की जो झिल्ली होती है, इसी झिल्ली पर यानी आरबीसी कोशिका की झिल्ली पर एक विशेष प्रकार के श्वसन वर्णक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, एक विशेष प्रकार के श्वसन वर्णक पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आरबीसी के झिल्ली पर हीमोग्लोबिन नामक, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एचबी बोलते हैं, आरबीसी के झिल्ली पर हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है, जो कि हिम नामक आयरन एवं ग्लोबिन नामक प्रोटीन का बना होता है। क्लियर? जो हीमोग्लोबिन है, ठीक, आरबीसी के झिल्ली पर हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है। ठीक है, और श्वसन वर्णक का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को लेना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इसमें हिम नामक आयरन, फेरस आयरन, और ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। ठीक है, जब आप सांस लेते हो तो सांस लेने के फलस्वरूप इसी हीमोग्लोबिन से, ये जो हीमोग्लोबिन है, इसी हीमोग्लोबिन से क्या मिल जाती है? ऑक्सीजन। तब बन जाता है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है वो कैसा होता है? रेड, लाल। ठीक है, और इसी वजह से हमारा जो रक्त होता है कैसा दिखता है? लाल दिखता है। कैसा दिखता है? रेड कलर। ठीक है, यानी कि आरबीसी के कोशिका झिल्ली पर हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है। ठीक है, और ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो हिम नामक आयरन और ग्लोबिन नामक प्रोटीन का बना होता है। अब इसी फेरस आयरन के कारण इसका रंग कैसा होता है? वायलेट। ठीक है, हीमोग्लोबिन का एक्चुअल कलर कैसा होता है? वायलेट। और जब ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है, तो ऑक्सीजन के साथ जब ये मिल जाती है तब ये कैसे बदल जाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है? रेड। यानी कि जो आपको ब्लड का रेड कलर दिखता है वो कब बनता है? जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है, अदरवाइज अगर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कलर कैसा होगा? वायलेट। यानी कि अगर ये कहा जाए कि रुधिर का शुद्ध कलर कैसा होता है, ब्लड का प्योर कलर कैसा होता है? वायलेट। जब उस ब्लड से ऑक्सीजन मिल जाता है तब उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड। तो रेड कलर जो आपको दिखता है वो एक्चुअल में क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब अगर हीमोग्लोबिन की हम बात करें, हाँ, ऑक्सीजन जो होता है श्वसन के थ्रू ही जाता है शरीर में। अब जो हीमोग्लोबिन की हम मात्रा बात करें तो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है ये 15 मिलीग्राम पुरुषों में होती है और महिलाओं में होती है ये लगभग 13 मिलीग्राम। महिलाओं में कम होती है। ठीक है, जो अब ये आरबीसी की देखो कोशिका है,
तो आरबीसी की कोशिका के झिल्ली पर एक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जो श्वसन वर्णक का काम करते हैं। श्वसन वर्णक का मतलब, हाँ बिल्कुल, कि ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, ऑक्सीजन को अपने पास लेते हैं। उनको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन आयरन नामक एलिमेंट्स, इसको फेरस आयरन बोलते हैं या हीम भी बोलते हैं, और ग्लोबिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और आयरन के कारण इनका जो रंग होता है वो कैसा होता है, वायलेट होता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ते हैं। जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन आपके शरीर में जाता है, फेफड़े में जाता है, फेफड़े से फिर कहां जाता है, ब्लड में, और ब्लड में जब ऑक्सीजन जाता है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ ही अटैच हो जाता है। और जब अटैच हो जाता है तो क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तुरंत आपके ब्लड का कलर कैसा जाता है, रेड कलर हो जाता है। ठीक है, अब ये जो हीमोग्लोबिन है, मेल में इनकी मात्रा होती है 15 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड, और फीमेल में इनकी मात्रा होती है 13 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। अगर एक आरबीसी की बात करें तो एक आरबीसी में लगभग 250 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं। एक आरबीसी कोशिका में 250 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं। और एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन अणुओं को जोड़ता है। एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन अणुओं को जोड़ता है। एक आरबीसी में लगभग 250 मिलियन हीमोग्लोबिन होता है। एक आरबीसी कोशिका पर एक आरबीसी कोशिका पर 250 मिलियन हीमोग्लोबिन होता है, और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं को जोड़ता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में 15 मिलीग्राम और महिलाओं में 13 मिलीग्राम होती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि केवल यही श्वसन वर्णक पाया जाता है, और भी श्वसन वर्णक आपके शरीर में होते हैं। एक और श्वसन वर्णक होता है जो आपके मसल्स यानी पेशियों में पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं मायोग्लोबिन। ठीक, मायो वन हीमोग्लोबिन से मतलब, हीमोग्लोबिन क्या है, रासायनिक पदार्थ है ना। तो एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन अणुओं को जोड़ता है। हीमोग्लोबिन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन को कैप्चर करते हैं, और ऑक्सीजन को कैप्चर करने के बाद आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन और ब्लड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी इस जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड का एक पार्ट होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। एक आरबीसी की कोशिका पर 250 मिलियन हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, और एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं को जोड़ता है। और आपके शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, हर एक कोशिका में ऑक्सीजन को ले जाने का जो कार्य है, हाँ, 15 मिलीग्राम इन 100 मिलीलीटर ब्लड। अब जो आपके शरीर में, जो शरीर के डिफरेंट सेल्स में जो ऑक्सीजन पहुंचता है, वो रियल में ऑक्सीजन इस रूप में पहुंचता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पहुंचता है। तो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन का जो मेन कार्य है वो यही है कि शरीर के डिफरेंट भाग में ऑक्सीजन को पहुंचाना। फेफड़े तक तो पहुंच ही गया, बाकी शरीर के हर कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन पहुंचती है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पहुंचती है, और पहुंचाने का काम करती है आपकी कौन, हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी। दोनों का बात है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कहां है, आरबीसी पे है, और ब्लड आरबीसी ये तो हर कोशिका में क्या हो रही है, पहुंच ही रही है। ठीक है, अब इसी हीमोग्लोबिन से मिलती जुलती एक और संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं मायोग्लोबिन। ये हमारी पेशियों में पाई जाती है। इसकी जो ऑक्सीजन वहन क्षमता होती है वो हीमोग्लोबिन से भी ज्यादा होती है। ठीक है, यही रीजन है कि आपकी जो मांसपेशियां होती हैं, जो मसल्स होती हैं, वो रेड कलर की दिखती हैं, वो इसी
मायोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, ओके। और अगर आपके रक्त में आरबीसी की संख्या कम हो जाए, ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाए, ठीक है, अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाए या हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाए, तो इनकी संख्या कम होने से जिस बीमारी को हम बोलते हैं उसका नाम है एनीमिया। यानी कि एनीमिया में क्या बोलते हैं, जनरली हम बोलते हैं ना कि इनके अंदर ब्लड की कमी हो गई, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। तो आप ये समझिए कि आपके शरीर में ब्लड की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, इसका मतलब कि आपके शरीर की पर्याप्त सभी कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट का मतलब होता है ऐसे अंग जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो शरीर की कोशिकाएं क्या होती हैं, स्वेल कर जाती हैं, फूलने लगती हैं। इसीलिए जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है जनरली उनकी बॉडी स्वेल कर जाती है। तो चाहे रक्त की कमी हो, चाहे हीमोग्लोबिन की कमी हो, इन सभी को हम बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। तो इतनी चीज तो आपके आरबीसी पे था और हीमोग्लोबिन के हाँ, थैलेसीमिया की कंडीशन में क्या होता है कि आरबीसी बनती है बट मेच्योर नहीं हो पाती है, तो उसको लगभग ये मान के चलते हैं कि आरबीसी बनी नहीं रही। मायोग्लोबिन हमारी पेशियों में पाए जाने वाला एक दूसरा श्वसन वर्णक है जो हीमोग्लोबिन की तरह ही ऑक्सीजन को क्या करता है, कैप्चर करता है, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं आपके आरबीसी में। तो आरबीसी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, कई लोगों की क्वेरी इसमें शांत भी हो गई होगी। तो कल जो हम क्लास शुरू करेंगे, तो कल की क्लास में हम थोड़ी सी और आरबीसी की चर्चा करते हुए डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन हिम नामक आयरन एवं ग्लोबिन नामक प्रोटीन का बना होता है। तो कल हम लोग फिर डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग और फिर ब्लड ग्रुप और ब्लड ग्रुप की वंशागति को अभी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आरबीसी का निर्माण हो चाहे ब्लड के किसी भी भाग का निर्माण हो, वो जो होता है वो आपके क्या बोलता है उसमें, बोन मैरो में। पेशियों में पाए जाने वाला एक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं मायोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन की तरह क्या करता है, एनीमिया डिजीज में ब्लड कम बनती है जिसके फलस्वरूप आपको थकान, लेथार्जी, बुखार, ये सब चीजें होती हैं। हाँ, थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट होता है। जी हाँ, डेड आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन होता है। देखिए, रिस्पायरेटरी पिगमेंट श्वसन वर्णक का मतलब होता है शरीर के ऐसे भाग जो ऑक्सीजन को अपने अंदर क्या कर लें, कैप्चर कर लें, ग्रहण कर लें। उन अंगों को हम बोलते हैं श्वसन वर्णक, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन को कैप्चर करता है, तो हीमोग्लोबिन को भी श्वसन वर्णक बोलते हैं। मायोग्लोबिन क्या करता है, ये भी ऑक्सीजन को कैप्चर करता है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, श्वसन वर्णक बोलते हैं। कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ये दूसरे पदार्थों के रिएक्शन को घटाते या बढ़ाते हैं और इनकी उपस्थिति से हमारा ब्लड क्षारीय होता है और कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मिलती है।
रॉकी जी, किसी का भी नोट्स पूरी तरीके से सफिशिएंट नहीं होता है, विशेष तौर से आईएएस के लिए। आपको बुक्स, ठीक है, गाइड नहीं, बुक्स की मैं बात कर रहा हूं, बुक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, और जो कहता है कि सिर्फ मेरी नोट्स पढ़ लो आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो बेवकूफ है। हीमोग्लोबिन हिम नामक आयरन एवं ग्लोबिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। हाँ, 9th और 10th की एनसीईआरटी पूरी पढ़ी। पीसीबी के इंस्ट्रूमेंट में हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनकी संख्या को काउंट करते हैं। आरबीसी डेड होने के बाद बॉडी के बाहर इसलिए नहीं निकलते हैं क्योंकि उनमें प्रोटीनियस पदार्थ होता है और उस प्रोटीनियस पदार्थ का हमारा शरीर यूज करना चाहता है ना। तो हमारा बॉडी बिल्कुल इंडिया की तरह है। जैसे जानते हैं ना, कोई चीज वेस्ट नहीं होता है। हमारे देश के लोगों को देखो, वो कपड़े भी खराब हो जाते हैं तो उसको रख देते हैं बाइक पोछा लगाने के लिए, पोछा भी खराब हो जाता है तो बाइक पोछने के लिए रख देते हैं, उससे भी खराब होता है तो बाइक का साइलेंसर पोछने के लिए यूज कर लेते हैं। वैसे हमारा शरीर है, आखिरी हद तक उन सब चीजों को क्या कर लेता है, यूज करता है। एनीमिया डिजीज से उसका सेकेंड बच्चा डेथ बॉर्न होता है? नो, बिल्कुल नहीं, ये कोई आवश्यक कंडीशन नहीं है। अब वो किस पर्पज में बताए होंगे, वो दूसरा पर्पज हो सकता है। एक आरबीसी में 250 मिलियन हीमोग्लोबिन होता है। देखो, जैसे हीमोग्लोबिन होता है उसी तरह हमारी पेशियों में भी श्वसन वर्णक होता है जिसको हम बोलते हैं मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन की तरह वो ऑक्सीजन को कैप्चर करता है शरीर के, आपके पेशियों में। तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों सेम है, बट फर्क इतना है कि मायोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन की तुलना में। बोन मैरो क्या होता है, जो आपकी हड्डियां होती हैं। रितु मीना जी, अगर आप चिकन खाती होंगी तो बोन मैरो जानती होंगी। हाँ, सुन लीजिए बोन मैरो क्या होता है। हड्डियों के बीच खोखले अंग पार्ट होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नहीं खाते तो सुनिए, जो आपकी जैसे हड्डियां होती है ना, इस हड्डियों के बीच में जो खोखले पार्ट होते हैं, हड्डियों के बीच में, उन खोखले पार्ट में मांसल पार्ट होता है, ठीक है। मांसल पार्ट, उसी मांसल पार्ट को हम बोलते हैं बोन मैरो, जो कि, अब बोन का मतलब हड्डी, मैरो का मतलब गुहा। हड्डियों की गुहा में जो छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं उसी को हम बोलते हैं बोन मैरो। हाँ, मेल में 15 मिलीग्राम और फीमेल में 13 मिलीग्राम। नहीं, मायोग्लोबिन की वजह से पेशियां रेड दिखती हैं, ब्लड नहीं। पीसीबी इंस्ट्रूमेंट का नाम है विंट्रोप ट्यूब, जो आपको जास जी, जिनको थैलेसीमिया है उनको होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाइए, होम्योपैथ में इसका इलाज है अच्छे से। एलोपैथ वाले तो बोलेंगे कि कोई इलाज नहीं। नहीं, सेमी सॉलिड होता है।
सॉरी सेमी सॉलिड में सेमी लिक्विड होता है। बुक ले लीजिएगा, स्पेक्ट्रम का साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है, सबसे बेटर बुक है। बाकी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा ही, और जितने भी करंट इश्यू है उसको भी मैं आपको नोट्स देता रहूंगा धीरे धीरे। ज्योति जी, रेडियो एक्टिव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर से स्वतः किरणें उत्सर्जित होती हैं, उन पदार्थों को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है। थैलेसीमिया डिजीज में आरबीसी जो बनती है बट पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाती। यकृत में डेड आरबीसी जाता है तो उसी आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन को वो दो पार्ट में बदलता है, विशेष तौर से दो प्रकार के वर्णक में बदल देता है, जिसको हम बोलते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और ये जो बिलीवर्डिन है ये लीवर से फिर जाता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से फिर पहुंचता है आपके डिओडिनम ग्रहणी में, जो वसा के पाचन में हेल्प लेता है। ठीक है। अगर ये पाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है तो यही बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ब्लड के ही माध्यम से पूरे शरीर में ट्रेवल करता है, जिसके कारण आपका शरीर पीला दिखता है और आपको जॉइंटिस हो जाता है। डायबिटीज से ब्लड का संबंध है। ब्लड में जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, सॉरी, डायबिटीज का ब्लड से संबंध बिल्कुल है। शुगर की मात्रा का बढ़ना कहा जाता है डायबिटीज 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो शुगर की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। नॉन कार्बोनिक से मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे शरीर में गड़बड़ हो जाती है, बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन गड़बड़ हो जाती है। एनीमिया क्या होता है कि शरीर में आरबीसी या हीमोग्लोबिन का कम बनना कहलाता है एनीमिया। मैंने मैनेजमेंट को भेज दिया है व्हाट्सएप ग्रुप, ये सब मैं नहीं चलाता हूँ, व्हाट्सएप फेसबुक बहुत कम चलाता हूँ, टाइम वेस्टिंग है सब। बुक पढ़िए, बुक पढ़ने से बहुत सारी नॉलेज मिलती है। न्यूज़पेपर पढ़िए, नोट्स के भरोसे मत रहा करिए, चाहे मेरी नोट्स हो चाहे किसी और की नोट्स हो। इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता है। बोन मैरो में विली बॉडी क्या है? स्पेक्ट्रम क्या आती है सचिन जी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ बिल्कुल, आरएस टीवी पे देश देशांतर आता है, ज्ञान विज्ञान आता है, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आते हैं जो साइंस से रिलेटेड।
यही तो रीजन है। खुद से थोड़ा सा नहीं देखते हैं, 10 लोगों की बात सुनेंगे तो 10 लोग आपको 10 तरीके